नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों की ओर। केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ ड्राइवर यूनियन ने काला कानून बताकर विरोध करते हुए पुनः विचार करने के लिए 1 तारीख तक मोहलत दी है। लोकसभा में 3 बिल पास हुए हैं, उसमें से एक बिल हिट एंड रन में बदलाव किया गया है, जिसमें अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर भागता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास या 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं इस फैसले को ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने काला कानून बताते हुए विरोध किया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील स्थित गैस प्लांट का है, जहां प्लांट के ड्राइवरों द्वारा नारेबाजी कर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर ड्राइवरों के खिलाफ जो निर्णय लिया गया है उसे पुनः विचार 1 तारीख तक वापस ले, अन्यथा यही आंदोलन को उग्र किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। नहीं, नेशनल है भैया। जो एक कानून पास हुए इसका विरोध कर रहे, किस तरह से विरोध कर रहे हो, क्या देखते हैं आप? बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाएगी। ड्राइवर सारे गाड़ियां छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस ढंग से गाड़ी पे अगर आदमी नहीं रहेगा तो गाड़ी वाले कैसे क्या चलाएंगे गाड़ियों को। किस तरह की परेशानियों का सामना अभी करना पड़ रहा है? ड्राइवर भी गाड़ी छोड़ के चले गए अभी। ड्राइवर इसीलिए गाड़ी छोड़ के चले गए कि भैया वो ये नहीं चाहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आदमी वहाँ रहे। अगर उसको जनता ही मार डालेगी, वहाँ के लोग ही मार देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर वो रुकता है तो सरकार मार डालेगी उसको। आपका नाम बताइए। संजय राव। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कानून लाया है उसको लेकर ड्राइवर आप विरोध भी कर रहे हैं, क्या है पूरा? ये बिल्कुल साफ गलत है और ये गलत तरीका है। और ये हमारी गाड़ी इतनी सारी खड़ी हुई है, मेरे पास में खुद की 11 गाड़ी है, 11 ही ड्राइवर भग गए हैं। बोले साहब अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे बच्चे कौन पालेगा। और कल से अगर हम अस्पताल भी ले जाते हैं और कल से हमें जनता ने मार डाल दिया तो उसके जवाबदार कौन रहेगा? उसके जवाबदार क्या गवर्नमेंट रहेगी क्या? तो आप आगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे यदि मांगे नहीं? आगे हम यही करेंगे कि हमारी गाड़ी खड़ी करेंगे रोड पे और हमें भी तो चक्का जाम करना पड़ेगा। ये मजबूरी है हमारी, नहीं तो हम तो चला रहे। और हम बिल्कुल जनता के सहयोग भी करते हैं और हर बात से जनता के सहयोग करते हैं। प्रशासन को भी गाड़ियाँ देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। उसके वाजिब भी हमारे ऊपर ये लगाया। अब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? अब ये मैं अकेला आदमी हूँ और 11 गाड़ी मेरे पास में, कौन चलाएगा उसको? आपका नाम बताइए। मानसिंह गुजर, मिटाडोर लोडिंग एसोसिएशन। देखिए सर, ऐसा है कि ड्राइवर बहुत गरीब होता है। वो अगर 10 साल की जेल काटेगा तो उसका घर परिवार कौन चलाएगा? उसके बाद में अगर वो नहीं भगता है गाड़ी छोड़ के, हादसा कोई जान करके करता नहीं है, हादसे हो जाते हैं, जान करके कोई भी नहीं करता है। अगर इस बीच में ड्राइवर अगर नहीं भगता है तो उसको पब्लिक मार डालेगी। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ठीक है, मोदी सरकार ने सारे काम अच्छे करे, बहुत अच्छे काम करे, सब कानून बहुत बढ़िया लाए। बस ये ड्राइवर की जगह लाके बहुत गलत कानून है। गरीब का कुछ होना चाहिए, ड्राइवर गरीब होता है उसका भी कुछ होना चाहिए, ये कानून गलत है। अभी यहाँ पर ड्राइवर गाड़ियाँ छोड़कर भी चले गए, बड़ी गाड़ी सभी गाड़ियाँ देख लो, हमारी 200 गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर, कोई भी चलाने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि भैया हम गरीब हैं इसलिए गाड़ी चला रहे हैं, और अगर हम सक्षम होते हैं 10-10 लाख रुपए दे देते या फिर 10 साल की जेल काट लेते तो वो अपने घर गाड़ी चलाने नहीं आता गरीब व्यक्ति। ठीक है सर, धन्यवाद। यदि ये आपकी मांगे हैं जो मानी नहीं जाती तो आगे क्या आरोप रहेगा, क्या आंदोलन करेंगे? चक्का जाम करेंगे सर और रोड पे बैठेंगे। इसके अलावा फिर क्या करेंगे? हम बीजेपी के ही हैं, खानदानी बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं। बाकी इस जगह जाके आत्मा दुखाने वाला काम हो रहा है, ये कानून गलत है, इसका विरोध हम करते हैं। बाकी सब कानून अच्छे लाए, ये कानून गलत है ड्राइवर के विरुद्ध। गोपाल राठौर, लोडिंग मेटाडोर एसोसिएशन उपाध्यक्ष। महाकाल के आंगन में वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है। गुरुवार को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राकेश शुक्ला और नगर सिंह चौहान ने बाबा के दर्शन किए। दोनों ने ही रजत द्वार से बाबा महाकाल का पूजन किया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। गुरुवार देर शाम कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, जहां पंडित नवनीत शर्मा के आचार्यत्व में केंद्रीय मंत्री शुक्ला ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता विशाल राजौरिया, पंडित हेमंत व्यास, मनीष शर्मा, भूपेंद्र कछवाए व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला व बाबा महाकाल के बड़े भक्त हैं, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद जल का आचमन किया और भांग के श्रृंगार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में पहुंचकर ध्यान लगाया और ओम नमः शिवाय का जप भी किया।
कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सपरिवार महाकाल के दर्शन किए हैं। इस दौरान चौहान ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर.के. तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान गुरुवार को सह परिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर आए थे, जहां चांदी द्वार से कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंदिर के पुजारी पुरोहित नवनीत शर्मा के आचार्यत्व में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। इसके बाद श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा कैबिनेट मंत्री श्री चौहान का स्वागत संबंध किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में खुशहाली रहे और प्रदेश लगातार उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे, ऐसी कामना मैंने बाबा महाकाल से की है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश हो या देश, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने भगवान महाकाल जी से इस मध्य प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए कामना की है और मुझे लगता है भगवान महाकाल की पूरे देश और दुनिया में अमृत वर्षा हो रही है। उज्जैन में बादल छाने से दिन में 2.5 डिग्री पारा कम हो गया है। अब 1 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। बूंदाबांदी के भी आसार नजर आ रहे हैं। बादल छाने के बाद अब फिर से तापमान ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। गुरुवार को शहर में हल्के बादल छाने और शाम को सर्द हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आने से ठंडक का असर बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो शुक्रवार से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आगामी 1 जनवरी तक शहर सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और शीतलहर चलने के आसार हैं। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते कुछ दिन पहले उत्तरी बर्फीली हवा आने के कारण मौसम में अचानक से बदलाव आया था। इसके सर्दी बढ़ गई थी। हालांकि कुछ दिनों से तेज धूप निकलने से सर्दी का असर कम हुआ था, लेकिन गुरुवार को फिर से मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। गुरुवार को दिन में धूप जरूर निकली, लेकिन हल्के बादल भी छाए रहे। सुबह हवा की रफ्तार 0 रही, लेकिन शाम को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवा चलने लगी। इससे दिन के तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इधर रात में तापमान आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बावजूद पूरी रात कपकपा देने वाली सर्दी से लोग जूझते रहे। गुरुवार बुधवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शासकीय जीवाजी वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर आर.पी. गुप्त ने बताया कि 29 और 30 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे 1 जनवरी तक बादल छाए रहने की स्थितियां बनी रहेगी। इस बीच शीतल लहर की चलेगी और दिन व रात के तापमान में कमी आएगी। इस दौरान उज्जैन जिले में बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञ विज्ञान केंद्र भोपाल ने शुक्रवार को भी हल्के बादल छाए रहने और सुबह व रात के समय हल्का कोहरे का आदेश जताया है। सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। जैसा कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, न्यूनतम और अधिकतम तापमान थोड़े से बढ़ गए हैं। लगभग 12-13 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान हो गया है। अधिकतम तापमान भी लगभग 28 से 30 डिग्री का चल रहा है। कारण ये है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ 29-30 में सक्रिय होना है, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी की स्थितियां रहेंगी। उसके प्रभाव के कारण जो प्रति चक्रवात बनेगा, जिसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से नमी मिलेगी और वो जो हवाएं हैं वो पूरा मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रित होंगी, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में 31/1 को बादल और बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। नगर निगम वाहन शाखा प्रभारी के बदलते ही डीजल पर हर माह 60 लाख रुपए का खर्च घटकर 40 लाख ही रह गया। इसमें घोटाले की आशंका होने पर सभापति ने पूर्व प्रभारी विजय गोयल की जांच का आदेश जारी किया है।
उज्जैन में नगर निगम में डीजल की बड़ी धांधली अगस्त में एक समीक्षा बैठक में पकड़े में आई है, जिसके बाद सभापति कलावती यादव ने पूर्व प्रभारी विजय गोयल के पूरे कार्यकाल की जांच के आदेश जारी किए हैं। दरअसल तत्कालीन वाहन शाखा प्रभारी विजय गोयल को कमिश्नर्स ने हटाकर चार्ज उमेश बेस को 1 सितंबर से दिया गया था। उस समय व्यवस्थागत सुधार का हवाला दिया गया था, मगर 3 माह बाद आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 अगस्त तक प्रति माह औसतन 60 लाख रुपए अफसर पर खर्च होना बता रहे थे, लेकिन प्रभारी उमेश बेस के आते ही डीजल का खर्च 40 लाख रुपए रह गया। मतलब हर माह 20 लाख रुपए की बचत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि वाहनों का मिसयूज तो हो रहा था, उसके पकड़ में आते ही व्यवस्था में बदलाव किया गया। वाहन शाखा प्रभारी को उपयंत्री विजय गोयल को बदला गया और उमेश बेस को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई। 3 माह के आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां प्रति माह 60 से 70 हजार लीटर डीजल खर्च हो रहा था, वहीं पिछले 3 माह में 40 से 50 हजार लीटर डीजल की खपत ही रही। मतलब प्रति माह 20 हजार लीटर डीजल की बचत। इस पर निगम को प्रति माह 20 लाख रुपए की औसत बचत हुई। इस विषय में नए प्रभारी उमेश बेस ने बताया कि महापौर, कमिश्नर और सभापति जी की मंशा अनुसार डीजल के बिल को कम करने पर काम शुरू किया गया था। नवाचार के तहत अब निगम की करीब 160 गाड़ियों को फुल टैंक डीजल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जितना काम होना है उतना ही डीजल सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही पंप पर अधिकारियों की उपस्थिति में डीजल काम के अनुसार दिया जा रहा है। साथ ही दिए गए डीजल का रिकॉर्ड भी ड्राइवर से लिया जाता है। काम का निरीक्षण भी किया जाता है। इससे डीजल की फिजूल खर्ची और चोरी पर अंकुश लगाया गया है। आपने नया प्रयोग किया है इसमें? माननीय महापौर जी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार डीजल और अध्यक्ष मुझे मैडम कलावती बहन ने निर्देश दिए थे कि अपने को डीजल में कुछ ऐसा करके बताना है कि जिससे अपन प्रदेश में इसको मैसेज को पहुँचा सकें और डीजल कुछ कम करना है। उस क्रम में मैंने डीजल का चार्ज 1 सितंबर 23 से संभाला था जी। तो उस समय के डीजल के जो बिल आते थे वो 60 से 65 लाख रुपए के आते थे और अब जब मैंने सितंबर से संभाला है तो अक्टूबर का बिल मेरा 42 लाख रुपए का आया है और रेगुलर मेरे को 3 महीने हुए हैं पूरे। 3 महीने में तकरीबन 80 लाख रुपए बचत करके नगर निगम को दिए। किस प्रकार से हुआ है? मतलब क्या पहले होता था और क्या आपने? ये कि मैं सुबह 7:30 बजे यहाँ पे आता हूँ पेट्रोल पंप पे और मेरे सामने ही इन गाड़ियों में डीजल भराता हूँ। इसके बाद इनका फिर डीजल क्रम खत्म होने के बाद मैं इन गाड़ियों से मैं पूरी मॉनिटरिंग करता हूँ। टेंचिंग ग्राउंड जाता हूँ, इनके स्पॉटों पर जाता हूँ और वहाँ पे चेक करता हूँ जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही डीजल देंगे और जो फुल टैंक का कल्चर था वो समाप्त कर रहे हैं। अब प्रतिदिन ये सप्ताह में 2 बार इनको डीजल दिया जाता है और उससे सुचारू रूप से हमारा काम चल रहा है। कुल कितनी नगर निगम गाड़ियाँ, कितना खर्चा होता था पहले? टोटल 161 गाड़ी है जो गाड़ियाँ तो बराबर ही है जी। लेकिन डीजल अधिक खर्च होता था, उसका तो मुझे पता नहीं है कैसे क्या होता, लेकिन मैंने कुछ कम करा है और वो आपके सामने। उज्जैन से डग बड़ौद के लिए जा रहे कार सवार को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कार पलटी खाकर रोड की रेलिंग में जा घुसी। मामले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन से आगर रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार इंदौर से डग बड़ौद के लिए जा रहे थे, तभी आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के समीप तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटी खाकर रोड की रेलिंग में जा घुसी। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल 5 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 युवक इंदौर के, 2 युवक डग के और 1 सारंगपुर का रहने वाला है। ये सभी इंदौर अपने निजी काम से गए थे और देर रात में डग जाते समय यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है, वहीं घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सर, हम इंदौर से आ रहे थे, डग जा रहे थे और इधर इस नाके पे मतलब कोई ट्रक वाले थे, उसने साइड से दी तो गाड़ी पलटी खा गई। हम 4-5 इंसान घायल हैं। रहने वाले सब हम डग के रहने वाले हैं, 2 इंदौर के हैं और 1 शेखपुर के हैं। कौन सी गाड़ी जा रहे थे? ये अपने इक्को गाड़ी है सर। कौन सी सर? क्या नाम है आपका? बगदूराव। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान,
अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल। बाढ़ आए या आए अकाल, वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए, पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो, मुस्कुराते रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उज्जैन एक बार फिर रेप सांग द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने पर, उसके बीच में महादेव का नाम लेने पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने एक बार फिर आपत्ति दर्ज कराई है और सिंगर को कड़ी चेतावनी देते हुए सॉन्ग में से महादेव का नाम हटाने के लिए कहा गया है और ऐसे गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 10 नवंबर को रिलीज हुए गाने गलत कर्म करें, इसके पहले भी रेप सिंगर बादशाह के द्वारा सनक एल्बम में भगवान महाकाल का नाम लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भी माफी मांगी थी। हम इसका विरोध करते हैं। देश के अंदर जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूर्व में महाकालेश्वर मंदिर में एक शूटिंग की गई थी। महाकालेश्वर के मंदिर का नाम, शिव का नाम बड़े अश्लील फिल्म के अंदर लिया गया। साथ ही एक गाना पहले भी एक सिंगर रहा है पंजाब का, उसने गाया था और उसमें भगवान की अश्लील गाने के अंदर भगवान के नाम लिए थे, उन्होंने भी इसके लिए क्षमा मांगी थी। आज पुनः एक गाना ऐसा आया है जिसके अंदर गणपत नाम लेकर बाद में भोलेनाथ का नाम लिया। ये दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि देश के अंदर अब सनातन धर्म के देवी देवताओं का मखौल उड़ाने वालों के खिलाफ ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें सजा का प्रावधान हो, जिसके अंदर जुर्माने का प्रावधान हो और ऐसी जो अश्लील फिल्म और अश्लील गाने जब जब भी आते हैं सरकार की नज़र में, उस पर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारा विरोध ऐसे उसमें जारी रहेगा। हम सनातन धर्म को भी मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे गाने जिसमें भगवान के नाम है और गालियां हैं उसको लाइक न करें, उसको अपने ऐसे जो ये मोबाइल के ऊपर इनमें लाइक की जाती है बात, ये लाइक न करें जिससे सनातन धर्म का मजाक न उड़े। ये हमारा कहना है। अपने बच्चों का हक मांग रही महिला को दी गई उसके बच्चों व उसे जान से मारने की धमकी। घबराई महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। उज्जैन 5 नंबर नाके पर रह रही महिला नीलोफर ने खाया जहरीला पदार्थ। उपचार के दौरान मीडिया कर्मियों को जानकारी देते बताया कि वह 2017 से अपने पति से अलग रह रही है और पतंग का धंधा करके अपना जीवन यापन कर रही है। ससुराल वालों से अपने बच्चों का हक मांगने के लिए उसने 4 साल पहले न्यायालय में केस दर्ज करवाया था, जो कि अभी तक चल रहा है। बीती रात एक अनजान व्यक्ति घर पर आया और उससे व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। यह सब मेरी ननंद शबनम काकू करवा
रही है। ये तोपखाना में रहती है और पाउडर का धंधा करती है। मेरे पति को नशे की आदत डालकर उनसे भी ये धंधा करवा रही है। मेरी सासू माँ ने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैंने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। जी बताइए, आपके घर में कोई समस्या है, आपका केस चल रहा है, वो आज आप यहाँ पर अस्पताल में रहते हैं, क्या कारण है? केस ये चल रहा है मेरा कि मेरे बच्चों का हक नहीं दे रही मेरी ननद, और मैं मांगने जा रही हूँ तो मेरे पे धमकी दिलवा रही, जान का करवा रही कि मैं जान से मार दूंगी तेरे को मैं, और अगर किसी से भी मैं किलवाती हूँ तो पहचानने से इनकार कर रही है। और 4 साल हो गए मेरे केस में कुछ भी नहीं हो रही है। आपके पति क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मोहम्मद वकार नाम है, तोपखाने में रहते हैं वो। तो यही समझ लो कि पाउडर का धंधा करते हैं, ये लोग बिकवाते हैं और वो बेचते हैं और पीते भी है, और अगर कुछ बोलने जाते हैं इनसे तो वो मानते नहीं हैं। आपने कितना केस लगा रखा है, कितने समय से केस चल रहा है? मैंने 2019 से केस लगा रखा है, 2023 तो हो ही गया ख़त्म, अभी तक के कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे खाने 1 रुपया भी नहीं आया। क्या क्या ससुराल वालों का क्या कहना है? ससुराल वालों का ये कहना है कि नहीं कुछ भी नहीं है तुम्हारे नाम, ना तुम्हारे आदमी के नाम है, तो बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। और जिसमें मेरी सास सब कुछ करके गई, हरी मस्जिद के पीछे बुलबुल बसेरा जो टूटा है वो भी मेरे ही था, पर हमारे नाम नहीं करा था इन लोगों ने, हमारी सास के अंगूठे लगवा लिए थे, सारे उनके नामों करवा लिया उन लोगों ने। ये किसने करवाया? शबनम काकू ने। और कितने साल से आप अपने पति से दूर हो? मैं 2017 से अलग हूँ। अभी अलग रहकर आप क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं। तो मैं पतंग का धंधा करती हूँ, घर में बैठ के पतंग बनाती हूँ। अभी क्या हुआ था जो आपने आत्महत्या करने का? अभी ये हुआ था कि परसों रात को एक अनजान इंसान आया था और वो कहने लगा ये केस वापस ले लो, तुम्हारे को जान से मार डालेंगे। तो मैंने पूछा भी से कि भैया कौन हो, क्या हो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इतना कह के चला गया वो, गाली गुप्तारी वक्त के। आप इसकी शिकायत को थाने में आपने दर्ज करवाया? हाँ, दर्ज करवाया ना। क्या बोला? थाने पे कुछ भी नहीं आए थे, चिमनगंज थाने से यहाँ पर आए थे, वो लिख के लेके चलेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी नाके पे रह रहा, आगर नाके पे 5 नंबर नीलोफर। उज्जैन नववर्ष को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलने को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाया गया प्लान। उज्जैन नववर्ष के उपलक्ष्य में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाया गया ट्रैफिक प्लान व वाहन पार्किंग की गई संपूर्ण व्यवस्था। ट्रैफिक टीआई दिलीप सिंह परिहार ने नववर्ष को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष पर उज्जैन शहर में 9 से 10 लाख दर्शनार्थियों के आने की संभावना है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संपूर्ण प्लान बनाया गया है, जिसमें इंदौर, देवास, भोपाल की ओर से आने वाले वाहनों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, लाल गेट, आस्था गार्डन होते हुए हरी फाटक ओवरब्रिज के पास से कर्कराज पार्किंग व भील समाज धर्मशाला पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में यह दोनों पार्किंग भरे जाने की स्थिति में हरी फाटक ओवरब्रिज की पार्किंग, इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से बड़नगर नागदा से आने वाले वाहनों के लिए मुरलीपुरा चौराहे के समीप कृषि उपार्जन के मैदान व सदावल मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से यात्रियों को बाहर जाने के लिए दूसरे रूट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि भूखी माता से होते हुए चिंतामन ब्रिज होते हुए बाईपास से आस्था गार्डन की ओर से उज्जैन के बाहर निकला होगा। साथ ही साथ सभी दर्शनार्थियों से अपील की गई है कि कोई भी शहर के अंदर अपने वाहन लेकर नहीं जाए और जो मार्ग ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और होने वाली परेशानी से बचें। वर्ष का अंतिम दिन है और 1 जनवरी आने वाली है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, यातायात व्यवस्था बड़ी शर्माई हुई दिख रही है, इसको किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इसमें जैसे 31 और 1 तारीख को लगभग 8 से 10 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसमें जो है हज़ारों की संख्या में वाहन आएंगे। हमारे पास जो इसका जो एक पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें जैसे आपके जो इंदौर, देवास, भोपाल इधर से जो भी दर्शनार्थी अपना वाहन लेकर के आएंगे उज्जैन के लिए, उनको सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से लाल गेट से आस्था गार्डन से शांति पैलेस चौराहा होते हुए वो सीधे हरी फाटक चौराहे पर आएंगे। वहाँ से कचरा घर, लाल पुल टर्निंग होते हुए जो है कर्कराज पार्किंग और भील समाज पार्किंग, इन पर सबसे पहले हम वाहन भेजेंगे 4 व्हीलर। और जब ये पार्किंग भर जाएंगी
उसके बाद जो हरी फाटक चौराहे पर जो पार्किंग बनी हुई है, मन्नत गार्डन और इंपीरियल के पीछे की जो पार्किंग है, यहाँ पर वाहन खड़े कराए जाएंगे। जहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा जो है बसें लगाई गई हैं, वहाँ से दर्शनार्थियों को बिठाल करके मंदिर तक करकराज पार्किंग के आगे तक जो है, जहाँ से लाइन शुरुआत हो रही है चार धाम के पास, वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा ताकि दर्शनार्थी सुगमता से सुविधापूर्वक पहुँच सकें। इसके बाद भी जब ये पार्किंग भी अगर भर जाती है तो फिर इनको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर रोक करके वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर वाहन पार्किंग कराए जाएंगे और वहाँ से भी बस द्वारा जो है दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुँचाया जाएगा। अगर वो भी पार्किंग भर जाती है तो फिर प्रशांति धाम के पास एक मैदान है, वहाँ पर पार्किंग कराया जाएगा। अब इसके अलावा जो इधर से आपके बड़नगर से, नागदा से जो वाहन आते हैं, उनको जो है चिंतामन ब्रिज के और आपके ये जो बड़नगर का जो मोहनपुरा जो ब्रिज है, वहाँ से सीधे मुरलीपुरा जो चौराहा कहलाता है, मुरलीपुरा से आगे थोड़ा सा आएंगे तो कृषि उपार्जन का मैदान में पार्किंग बनाई गई है, जहाँ कम से कम 250-300 फोर व्हीलर खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर पार्किंग कराया जाएगा। इसके अलावा जो है जो सदावल मार्ग है उसमें भेजा जाएगा वाहनों को, चूँकि कार्तिक मेला ग्राउंड में मेला लगा हुआ है तो पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पर। और इसके अलावा जो है पूरे रोड भी काफ़ी चौड़ी है तो उसके दोनों तरफ भी जो है पार्किंग कराया जाएगा। अब इसमें मुख्य बात ये है कि जैसे आप करकराज या भील समाज पार्किंग में अपना वाहन पार्क करते हैं तो आपको निकलने के लिए जो है हरी फाटक चौराहे पर नहीं आना है। वहाँ से आपको बाहर जाने के लिए या तो नरसिंह घाट से होकर के भूखी माता रोड से निकल करके लाल पुल टी और लाल पुल टी से चिंतामन ब्रिज होकर के बाईपास से आस्था गार्डन होते हुए भोपाल, देवास, इंदौर के लिए अगर आप जाएंगे तो सुविधाजनक रहेगा आपको, क्योंकि सभी लोग क्या है शहर के अंदर की तरफ आते हैं और फिर इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो वाकड़कर ब्रिज और मन्नत गार्डन पार्किंग पर जो वाहन पार्क होंगे वो भी वाकड़कर ब्रिज से पीछे की तरफ जो रास्ता गया है आपके बाईपास के लिए, उससे जो है आप निकलते समय अगर उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो आपको सुविधाजनक रहेगा। इसमें दो चीज़ देखने में आती है, एक तो अवैध वसूली पार्किंग के सामने आती है, दूसरा ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मन्नत गार्डन से जो वाहन चलेंगे क्या वो निःशुल्क रहेंगे या शुल्क रहेंगे? वाहन तो नगर निगम ने निःशुल्क ही चलाए हैं, निःशुल्क चलाए हैं वाहन, उन्होंने निःशुल्क जाएंगे। और पार्किंग जो पेड पार्किंग है वहाँ पर पेड रहेगी, और जैसे कुछ पार्किंग ऐसी हैं जो पेड नहीं है, भील समाज पेड पार्किंग है, करकराज अभी तक नहीं थी पेड पार्किंग, तो वो पेड पार्किंग नहीं है। मन्नत गार्डन और जो आपके ये है वाकड़कर ब्रिज वाली पार्किंग है और हरी फाटक ब्रिज के नीचे की जो पार्किंग है पेड पार्किंग है। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में पार्किंग कराएंगे तो फ्री पार्किंग रहेगी, प्रशांति धाम की पार्किंग फ्री रहेगी ना। तो मेरा मेन ये कहना है कि आपको जहाँ पर भी यातायात पुलिस या पुलिस जहाँ बता रही है, अगर आप उसका पालन करते हुए पार्किंग क्षेत्रों में जाकर के अपनी वाहन को पार्किंग करेंगे तो आपके लिए जो है दर्शन सुविधाजनक रहेगा। समाज सेवी अनिल डागर द्वारा 2 लावारिस लाशों का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। बीती रात जीआरपी थाने से एक 40 वर्षीय युवक ट्रेन में कट जाने से मौत हो गई थी। लावारिस लाश रीति रिवाज से दाह संस्कार समाज सेवी अनिल डागर द्वारा किया गया। दूसरी एक लावारिस लाश जो कि खाराकुआ थाने क्षेत्र से मिली है, मुस्लिम समुदाय का होने के कारण समाज सेवी अनिल डागर ने उनके मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार लाश को दफनाया। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। अनिल डागर अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। दिनांक 27/12 को करीबन 1:30 बजे करीब पटना इंदौर एक्सप्रेस से एक व्यक्ति रनओवर हो गया था अज्ञात इसी केबिन के पास उज्जैन में, जिस पर से जीआरपी थाना जीआरपी उज्जैन में मर्ग कायम कर उसकी जांच की जा रही है। अज्ञात मृतक को आज हमने यहाँ पर आके चक्रतीर्थ में हिंदू मुस्लिम और सभी वर्ग से मिल करके यहाँ उनको दफनाया गया है और उसके वारिसानों की तलाश जारी है। क्या नाम लिखता पूरा? मेरा नाम एसआई कैलाश ठाकुर, थाना जीआरपी उज्जैन। मेरा नाम हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार, थाना खाराकुआ उज्जैन। एक समथिंग परसों के समय रात के 1 बजे सूचना मिली थी कि एक अज्ञात जो है शव अपना होटल ताज गली के यहाँ जो खाराकुआ क्षेत्र में लगता है वो मिला था, जिसको क्या है कि विधिवत रूप से जो भी प्रोसीजर होती है वो करके पीएम रूम में लेना था। बात पीएम के बाद हम लोग यहाँ पे
अज्ञात का शव जब दफन करते हैं वहाँ पे आए गए। वहाँ पे सभी लोग जो समाज के लोग थे उनने काफ़ी जो इनके रीति रिवाज होता है उनसे सभी रीति रिवाजों को पूर्ण करके मैं पुलिस प्रशासन बल के सहयोग से और काफ़ी हिंदू समाज मुस्लिम समाज सभी लोगों के वर्ग थे, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग करके हम लोगों को आखिरी में जो उनको सुपुर्द खाक किया जाता है वो सभी करा गया। इसमें क्या सभी लोग मौजूद है, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज 2 थाने से डेड बॉडी थी, एक तो खारौगा थाने से थी और जो बाद में हम लाने के बाद प्रशासन का पीएम होने के बाद पता चला कि मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम आम समाज के सभी वर्ग के लोग समाज सेवी लोग उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में हमने इनको इनकी सामने दाह संस्कार किया गया। ठीक है, इनकी उम्र थी 75 साल 70 साल और दूसरी डेड बॉडी जीआरपी की थी, रेल से कटे थे ये और 40 वर्ष इनकी उम्र थी और इनको अभी अज्ञात में दफनाया गया है जीआरपी पुलिस की सूचना पर। अभी तक आप ऐसे कितने लावारिस लाशों का कर चुके हैं? अभी तक 22-23 हज़ार लाशें अभी तक हो गई है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम एक खुशनसीबों की धार्मिक नगरी में सेवा का मौका मिलता है, इससे बड़ा तो कोई कर्म नहीं है, ना धर्म है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस शहर की जनता से फिर इतना ही निवेदन है यार कि इस दृष्टि से देखा जाए बस। एक काका थे, चाचा फ़कीर बिरादरी से थे, मकसूद शाह और रहमान शाह वो अपना नाम बताते हैं। उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया उनका। समाजजनों द्वारा उनका अंतिम संस्कार की मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया अमल में लाई गई। जो समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद थे। अनिल डागर साहब ने भी इसमें हमारी काफ़ी हेल्प की है और हमने उनको यहाँ नगर निगम द्वारा निर्देशित जो कब्रस्तान यहाँ नगर निगम द्वारा है, यहाँ पर उनको आखिरी रसूमात के लिए उनको यहाँ दफन कर दिया गया है, नेला दिया गया है। इनके परिवार का कोई पता नहीं चल पाया कि ये कौन से परिवार थे। समाज द्वारा ही इनका अंतिम संस्कार किया गया है। क्या नाम लिखता है आपका? सज्जाद हैदर खान। मैं समझ लो 83, 84, 85 से अभी तक के अनगिनत मैयतें निहला चुका हूँ समाज की। दूसरा यहाँ पर ये खिदमत का मौका मिला कि एक लावारसी हमारे समाज की मैयत हो गई थी, उनको नहलाने के लिए मेरे को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। मैंने उनको गुस्ल दिया है, जिसमें हमारे समाज के, हमारे उज्जैन के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और पुलिस प्रशासक भी हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेहतरीन काम हो गया और ऐसे ही अमन चैन हमारे शहर में मालिक बना है। क्या नाम लिखता है आपका? मेरा अब्दुल कय्यूम नाम है। सर्दी में त्वचा संबंधित समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसके लिए इस मौसम में त्वचा को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इन सभी समस्याओं की वजह एवं निवारण के लिए डॉक्टर ऐश्वर्या महाडिक ने सिटी चैनल से चर्चा की, जो कि अवंतिका हॉस्पिटल नानाखेड़ा में त्वचा रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या महाडिक हूँ। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आर.डी. गर्डी मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। एज वेल एज मैं अवंती में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो विंटर सीज़न है उसमें हम अपने हेयर एज वेल एज स्किन की कैसे हम केयर लें। तो यूजुअली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारा बाकी सीज़न में तो सब ठीक रहता है, पर जब जैसे ही विंटर्स आते हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के बाद इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए? तो जो बेसिक केयर है तो वो शुरुआत होती है अपने डेली रूटीन या फिर जो भी हम लोग नहाते हैं और उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं उसके ऊपर अपना केयर रूटीन डेवलप होता है। तो पहली चीज़ सजेशन तो हमारी ये होती है कि आप ऑयल मसाज लीजिए। तो ऑयल मसाज में कौन से ऑयल्स चुनें? तो ऑयल्स चुनते वक्त कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये 3 ऑयल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड उसमें अगर आप मिक्स करना चाहो तो जोहोबा ऑयल्स है, तो जोहोबा ऑयल हो या फिर आप उसमें मेथी दाना भिगोना चाहो तो दैट इज़ समथिंग वो एडवाइजेबल है। तो इस ऑयल का हमें मसाज मतलब कितना मसाज करना चाहिए? तो मसाज एज सच आप खुद भी कर सकते हो। उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे आपको ड्राइनेस ज़्यादा महसूस होती है, और स्पेशली वो एरियाज़ जो हमारे कपड़ों के बाहर मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर आता है, जैसे कि अपने हाथ होते हैं, लेग्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन एरियाज़ में एटलीस्ट वंस वीकली तो आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लीजिए। ऑयल अप्लाई करने के 1 आध घंटे या 2 घंटे बाद नहाना एडवाइजेबल है।
तो अगर आप ओवरनाइट अगर चाहो, अगर ऑयल पूरा रखना चाहो तो वो थोड़ा एडवाइजेबल नहीं होता है। तो 1-2 घंटे बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑयल आपको नहा लेना चाहिए। तो नहाते वक्त पानी किस प्रकार का लें? अभी ठंड है तो हम ये सोचते हैं कि एकदम कड़क पानी से नहा ले तो ठंड के हम लोग ठंड से बच पाए, है ना। लेकिन अगर स्किन की बात करो तो स्किन के लिए बहुत कड़क पानी नुकसानदायक है। तो बहुत कड़क पानी न लेते हुए टेम्परेचर इस प्रकार से सेट करिए जिससे आपको ठंड भी नहीं लगी, लेकिन वो इतना भी कड़क नहीं हो कि अपनी स्किन की पूरी नमी वो खींच के ले। तो जिस तरीके से औरतों को आदत होती है कि अगर बहुत ऑयली कोई बर्तन होता है तो उसको धोते वक्त वो पहले हमेशा गर्म पानी में से उसको धो लेते हैं। तो उसका वही लॉजिक है कि ऑयल्स जो है वो इजीली, जितना कड़क पानी उतना इजीली ऑयल्स छिन जाता है। तो उसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा कड़क पानी अपन अपने शरीर पे जब डालते हैं तो ऑयल जो है अपने स्किन पर का वो हट जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि टेम्परेचर इस प्रकार से सेट करो कि बहुत ठंडा भी नहीं हो पर इतना भी गर्म नहीं हो कि वो पूरी नमी छिन जाए। फिर नहाते वक्त फिर हमें कितना साबुन लगाना चाहिए। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है उन लोगों को साबुन अगर यूज़ करते हैं तो उसको जितना डाइल्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट साबुन लगाने की जगह पे साबुन का थोड़ा पानी बना के अगर आप नहाते हो तो बेटर है। या फिर बॉडी वॉशेस आते हैं उसको अपन थोड़ा सा डाइल्यूट करके लगाओ तो अच्छा आइडिया है। या फिर जिन लोगों को ड्राई स्किन बहुत है उनको सोप लगाना ही है तो उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे हमारा पसीना इकट्ठा होता है, जैसे कि बगल होता है या फिर कोई बॉडी फोल्ड है, वहाँ पे आप सोप का यूज़ करो ताकि हाइजीन मेंटेन हो। उन एरियाज़ को स्किप कर दो, जैसे कि नीज़ के नीचे का जो एरिया है, नीज़ का नीचे और फीट के ऊपर, वो वाला एरिया यूजुअली एक्सपोज भी नहीं होता है, डर्टी भी नहीं होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोप से रगड़ना वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जो कोनी है तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत स्किन ड्राई हो रही है तो और हम सोप लगाते हैं, तो वो आइडिया इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो सोप उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे ज़्यादा पसीना इकट्ठा होता है ताकि हाइजीन मेंटेन हो, ताकि वहाँ का पसीना डर्ट जो भी है वो निकल जाए। बाकी एरियाज़ पे आप थोड़ा हल्का हाथ यूज़ कर सकते हो सोप का, या फिर डाइल्यूटर सोप यूज़ कर सकते हो। फिर ये हो गई बात नहाते वक्त की। फिर नहाने के बाद ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे हमको जो हमने मॉइस्चर अपने बॉडी पे क्रिएट किया है नहाते वक्त उसको हम किस तरीके से उसको संभाल के रख पाए। तो उसके तरीके होते हैं कि हम बॉडी लोशंस या फिर बॉडी क्रीम्स यूज़ करें। तो बॉडी लोशन चुनें या बॉडी क्रीम्स चुनें। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है कि लोशंस भी अवेलेबल है, क्रीम्स भी अवेलेबल है। तो लोशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा है कि बहुत ड्राई हो जाती है तो उन्होंने क्रीम यूज़ करना एडवाइजेबल है। जिन लोगों को नॉर्मल जब बाकी टाइम पे भी ड्राई रहता है, बाकी सीजन्स में भी अगर समझो स्किन ड्राई रहती है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप क्रीम्स यूज़ करें। जिन लोगों की बाकी सीजन्स में समझो समर्स है या फिर जो रेनी सीज़न है उस वक्त ड्राई नहीं रहती है स्किन, तो फिर आप आप विंटर्स में सिर्फ बॉडी लोशंस यूज़ करोगे तो भी इनफ हो जाता है। फिर आपको बॉडी लोशन एंड क्रीम नहाने के बाद ही क्यों लगाना है? तो वो इसलिए है कि जो लोशंस एंड क्रीम्स होते हैं वो हमने नहाते वक्त जो पानी यूटिलाइज़ किया है शरीर पे, उस पानी को यूटिलाइज़ करके वो अपने स्किन के ऊपर लॉक कर देते हैं। तो एक बार जब वो लॉक हो जाता है तो वो पानी वही का वही यूटिलाइज़ होता है, हाइड्रेटेड रहता है और स्किन को सूखने नहीं देता है। जब स्किन सूखती नहीं है तो हमारी स्किन बेटर दिखने में भी सुंदर दिखती है और वो बाकी कोई और चीज़ों से जो प्रोटेक्शन का काम करना होता है वो अच्छी तरीके से कर पाती है। तो ये प्रक्रिया है जो जिस तरीके से हम अपने स्किन की केयर ले सकते हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।